इंसान का शरीर वाकई एक अजूबा है। हमारा शरीर हर तरह का कमाल कर सकता है अगर हमें उसका साउंड नॉलेज और साइंस पता हो, और बिना प्रॉपर नॉलेज के आपके बॉडी कभी फिट नहीं रह सकते। द ह्यूमन बॉडी इज एवरीथिंग दैट मेक्स अप वेल यू। Know the science of weight training exercises with perfect choice of nutrition that maximizes your chances of building muscle and minimizing fat. हाय, मिलते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड में मैसिव मसल साइंस ऑन bodystrength.com। मेरा नाम अभिजीत काकड़ है। मैं अप्रॉक्सीमेटली इस इंडस्ट्री में 20-22 साल से काम कर रहा हूँ। तो आज आपके सामने मैं बात करने वाला हूँ स्क्वाट के बारे में। ओके, तो हम बात करने वाले स्क्वाट के बारे में। तो ये हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट, इसको माना जाता है किंग ऑफ एक्सरसाइज है, मतलब सारी एक्सरसाइज की किंग है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए, हर एक जेंडर के लिए। फिर आपका प्रोफेशन चाहे जो भी हो, आपका स्पोर्ट्स चाहे जो भी हो, या आपका जेंडर चाहे जो भी हो, तो ये स्क्वाट जो एक्सरसाइज है इसको माना जाता है किंग ऑफ एक्सरसाइज। इसे इसलिए माना जाता है किंग ऑफ एक्सरसाइज, भले ये एक्सरसाइज लोअर बॉडी की है, लेकिन जो स्ट्रेंथ बढ़ती है आपके पूरे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और ये एक्सरसाइज आपको मदद करने वाली है, काम आने वाली है आपके डे टू डे लाइफ में, आपके स्पोर्ट्स, हर एक स्पोर्ट्स में। खाली बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक खाली स्ट्रेंथ गेम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर एक गेम की बात कर रहा हूँ। फिर चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, रग्बी हो, स्विमिंग हो, या चाहे जो भी हो, तो हर एक इंसान को स्क्वाट सीखना बहुत ज़रूरी है। इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ एनाटॉमी के बारे में। मतलब स्क्वाट इस एक्सरसाइज में कौन सा मसल काम करता है, कौन से जॉइंट पे काम करता है, और कौन सी एक्शन होती है, क्योंकि आपको पता चले स्क्वाट एक्सरसाइज कौन से मसल्स के लिए है। बात करने वाला हूँ मिथ्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां हैं स्क्वाट के बारे में कि अलग अलग स्टांस लेके आप अलग तरीके से अलग अलग मसल्स को हिट कर सकते हो। बात करने वाला हूँ इक्विपमेंट्स के बारे में, कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए स्क्वाट एक्सरसाइज करने के लिए, और वो इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो आपके सेफ्टी के लिए, आपके प्रिकॉशंस के लिए। बार कहाँ पे रखना है, बार की लेंथ कहाँ कितनी होनी चाहिए, बार की हाइट कितनी होती है, उसका वेट कितना होता है। बात करने वाला हूँ एक्सरसाइज के बारे में कि आपके कपड़े कैसे होने चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, या आपका शूज कौन सा होना चाहिए आपके एक्सरसाइज करने के लिए। बात करने वाले वेरिएशंस के बारे में, स्क्वाट के वेरिएशंस के बारे में, ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में, कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है, और करेक्ट पोस्चर्स के बारे में कि आपका स्टांस कितना होना चाहिए, आपका टो कितना बाहर होना चाहिए, आपका नी कितना आगे जाना चाहिए, आपका हिप कितना होना चाहिए, आपके आईज कहाँ पे होने चाहिए। ओके, स्क्वाट एक्सरसाइज सीखने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि स्क्वाट में कौन से मसल काम करते हैं और वो कौन से जॉइंट पे कौन सी एक्शन होती है। तो स्क्वाट जो एक्सरसाइज है ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। कंपाउंड का मतलब होता है जहाँ पे मूवमेंट मोर देन वन जॉइंट पे होती है। वैसे और भी एक्सरसाइज होती है आइसोलेशन, जो मूवमेंट खाली एक जॉइंट पे होती है, लेकिन हम जब स्क्वाट करते हैं आप देख सकते हो, आप जब बैठते हो और उठते हो, ये जो मूवमेंट है हमारे दो जॉइंट पे होती है, एक हिप और दूसरे नी पे। अब ये दो जॉइंट पे काम करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स से और भी मसल्स काम करने वाले हैं। तो हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, क्वाड्रिसेप्स, इनमें ये ग्रुप में 4 मसल होते हैं। इनका नाम है रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लैटरालिस, वास्टस मीडियालिस एंड वास्टस इंटरमीडियस। ये 4 मसल मिलके ये ग्रुप तैयार होता है, और ये चारों मसल नी जॉइंट को क्रॉस करके हमारे टिबिया पे अटैच करते हैं। अब ये जो 4 मसल है इनका इंसिशन एक होने की वजह से, और वो एक ही जॉइंट क्रॉस करने की वजह से, ये चारों मसल एक जॉइंट पे एक साथ काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो भी ये चारों मसल अलग अलग काम नहीं कर सकते। तो हमारा जो हिप जॉइंट जो है, ये हिप जॉइंट पे जो मसल काम करता है वो है ग्लूटेल ग्रुप, यानी ग्लूट्स। ये ग्लूट्स में हमारे 3 मसल है। जो सबसे बड़ा मसल है जो बाहर की तरफ दिखता है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, और जो साइड में होते हैं पर दिखते नहीं क्योंकि वो डीप होते हैं, उनका नाम है मीडियस और मिनिमस। ये जो ग्लूट्स के मसल है इनको कोर के ग्रुप में भी माना जाता है। कोर का ग्रुप, इसका मतलब ये होता है जो आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करता है, जिनमें आपके एब्डोमिनल ग्रुप भी आते हैं। तो एब्डोमिनल ग्रुप और ग्लूट्स मसल मिलके आपका कोर बनता है। कुछ बैक के मसल है जिनका नाम है पैरास्पाइनल मसल, ये भी कोर के ग्रुप में आता है, और ये सब मसल मिलके आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करता है, जो आपको गिरने देता नहीं है। लेकिन आज के एक्सरसाइज में हम बैक के मसल के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट लेग स्क्वाट में नहीं है। तो स्क्वाट में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मसल काम करते हैं और जिनकी डेवलपमेंट होती है, वो केवल 2 ही मसल है। एक ग्रुप है, वो एक क्वाड्रिसेप्स ग्रुप और दूसरा ग्लूटेल ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रिसेप्स की जितनी भी कंपाउंड एक्सरसाइज है जो 2 जॉइंट पे होती है, एक नी जॉइंट और दूसरा हिप जॉइंट, जहां पे क्वाड्रिसेप्स काम करेगा वो सभी एक्सरसाइज में हमारा ग्लूटेल मैक्सिमस काम करने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि स्क्वाट के और भी वेरिएशन है, फ्रंट स्क्वाट है, ओवर स्क्वाट है, और भी बहुत सारी तरीके से किए जाते हैं। लंजेस है, स्टेप अप है या लेग प्रेस है, ये सारी एक्सरसाइज कंपाउंड है। वापस एक बार दोहराता हूँ, मतलब ये मोर देन वन जॉइंट पे होती है। तो ये सारी एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स के लिए है और सारी एक्सरसाइज के ग्लूट्स के लिए है। यहाँ पे ये दो मसल दो अलग जॉइंट पे काम करने की वजह से हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक प्राइम मसल है और दूसरा असिस्टिंग मसल है। प्राइम मसल, असिस्टिंग मसल ये तभी बोला जाता है कि जब दो मसल एक ही जॉइंट पे काम करते हो और वो सेम एक्शन करते हो, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्वाड्रिसेप्स काम करते हैं नी पे, उनका काम है नी को एक्सटेंशन करना, और ग्लूट्स जो है वो काम करता है हिप को एक्सटेंशन करना। तो दो अलग मसल दो अलग जॉइंट पे काम कर रहे हैं, इससे दोनों की डेवलपमेंट एक साथ एक समय पे होगी। अब इसमें हम मिथ कवर करेंगे। मिथ ये है कि लोगों ने या कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसा किया है कि स्टांस को चेंज करने से वो इस तरह बात करते हैं, जैसे स्टांस अगर वाइड करते हैं तो कहते हैं कि ये अंदर के मसल्स काम करेंगे, यानी अंदर का क्वाड्रिसेप्स काम करेगा। अंदर का क्वाड्रिसेप्स का मतलब वो बात कर रही है वास्टस मीडियालिस। अब जब वो स्टांस चेंज करते हैं और नैरो स्टांस लेते हैं तो बात करते हैं कि वो बाहर के मसल्स की बात कर रहे हैं, और बाहर का मतलब वास्टस लैटरालिस। तो ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप स्टांस चाहे जो भी लो, नैरो लो, वाइड लो, टो को बाहर निकालो, टो को सीधा रखो, आखिर में जाके जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी खड़े होते हो तो नी का होता है एक्सटेंशन, और जब नी का एक्सटेंशन होता है तो ये चारों मसल एक साथ काम करेंगे, वो एक साथ टूटेंगे और वो एक साथ बढ़ेंगे अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर हुआ तो ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग स्टांस लेने से, अलग अलग एंगल से मसल को हिट करके आप अलग अलग तरीके से वास्टस लैटरालिस या वास्टस मीडियलिस को ट्रेन कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये मिथ आपको ध्यान में रखना है। अब आप बात करते हैं इक्विपमेंट के बारे में। ये आपके सामने जो इक्विपमेंट दिख रहा है इसका नाम है पावर केज। आप देख सकते हो कि ये पावर केज में ये जो आपको दिख रहे हैं इसे रैक्स कहते हैं, बार रैक, जिसका इस्तेमाल हम बार रखने के लिए करने वाले हैं। और यहाँ से ही रैक को, बार को उठा के आपको पीछे आना है, स्क्वाट मार के वापस रैक करना है। ये रैक पावर केज के अंदर भी है और ये रैक पावर केज के बाहर भी है। तो सेफ्टी पर्पस के लिए स्क्वाट एक्चुअली आपको पावर केज के अंदर मारना है। अंदर मारने से आप सेफ कैसे हो, तो ये आपको जो बार दिख रहा है इसे सेफ्टी बार्स कहते हैं। अगर वेट काफ़ी हेवी हो या किसी भी रीजन के से अगर आप नीचे बैठ गए और आपके पास कोई पार्टनर नहीं है बार को उठाने के लिए, अगर पार्टनर हो भी और वेट काफ़ी हेवी हो तो पार्टनर आपका इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि आपको और आपके बार को उठा के रैक कर सके। तो ये बार को आपको खाली सेफ्टी बार पे छोड़ देना है। तो उससे क्या होगा, आप भी बाहर निकल आओगे, आप काफ़ी सेफ रहोगे, और बार जो फ्लोर पे गिरने वाला है वो भी फ्लोर पे नहीं गिरेगा, सेफ्टी बार्स पे गिरेगा। तो इसे सेफ्टी बार्स कहते हैं। ये जो बार है, ये बार आपको रखना कहाँ पे है? इतने सारे रैक्स है, उसमें बार आपको रखना कहाँ पे है? तो बार को रैक करने के लिए और बार को अनरैक करने के लिए आपको बार रखना है आपके शोल्डर से स्लाइटली नीचे, 1 या 2 इंच नीचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बार इसके ऊपर इस रैक पे रैक करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे बार को उठाने के लिए और रखने के लिए बहुत दिक्कत आएगी, बहुत डिफिकल्टीज आएगी। मेरे ट्रेपेजियस बार तक पहुंच नहीं रहे हैं या शोल्डर्स बार तक पहुंच नहीं रहे हैं, तो यहाँ से बार रैक अनरैक करना बहुत ही मुश्किल है। अगर बार में बहुत नीचे रखता हूं तो यहाँ पे बार को रैक अनरैक करना काफी इजी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मुझे बहुत ज्यादा नीचे बैठना पड़ेगा, जिससे स्क्वाट के लिए जितने मुझे रेप्स मारने हैं उसमें एनर्जी मेरी वेस्ट हो जाएगी और शायद मुझे रेप्स कम जा सकते हैं। तो यहाँ पे बार रखना उठाना मुश्किल है। अगर सबसे सेफ मुझे अगर बार को रखना हो या उठाना हो और मेरी एनर्जी मुझे सेव करना हो तो मुझे बार ऐसे रैक पे रखना है जिसकी हाइट आपके शोल्डर से स्लाइटली नीचे हो, स्लाइटली नीचे। तो अभी आप देख सकते हो कि मुझे बार उठाना और रखना यानी अनरैक करना और रैक करना काफी इजी हो रहा है, बहुत ही इजी हो रहा है। तो इस तरीके से आप आपके रैक एडजस्ट करोगे। ये जो सेफ्टी बार्स है, ये सेफ्टी बार को भी आपको एडजस्ट करना है। आपको कैसे एडजस्ट करना है ये डिपेंड करता है आपकी रेंज कितनी है। रेंज में बात करने वाला हूं इसके बारे में आप जब आप स्क्वाट सीखोगे तब, लेकिन स्क्वाट में आप जब पूरी तरह नीचे बैठते हो तो इधर इतने नीचे बैठने के बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर पे जो बार है वो शोल्डर पे बार के बीच में ये रैक ना आए। उससे क्या होगा कि आप
स्क्वाट मार के उठने से पहले ही बार इस पे रैक हो जाएगा। अब मैंने रैक को इस तरह एडजस्ट किया है कि वो ना मेरे स्क्वाट के बीच में आएगा, और अगर मैं फेल होता हूं नीचे, जिसे कहते हैं पीक ऑफ इसेंट्रिक, अगर मैं फेल होता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार को नीचे रख के आगे आ सकता हूं। तो इस तरह मैं अपने आप को सेफ रख सकता हूं या मेरे इक्विपमेंट का ध्यान रख सकता हूं। जनरली ओलंपिक बार जो होता है वो स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो ऐसे स्टील का इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ फ्लेक्सिबल हो। अभी स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल होना क्यों जरूरी है? अगर बार स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है और कोई इंसान 400 किलो का स्क्वाट मार रहा है, अभी स्क्वाट मारने के लिए वेट को भरना पड़ेगा। जब वेट आप लगाओगे, ऐड करोगे, तो बार जाके बेंड होने वाला है। अब वो बार टिकने वाला है जो बेंड होता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। एक बार आप वेट निकाल दोगे तो बार अपने शेप में और साइज में वापस आ जाता है, लेकिन जो बार फ्लेक्सिबल नहीं होता है लेकिन स्ट्रांग है, वो टूट जाएगा। इसलिए जो ओलंपिक बार होता है वो स्ट्रांग तो होता ही है, प्लस वो फ्लेक्सिबल होता है। उसकी हाइट 7 फुट की होती है, उसका वेट जो होता है 20 किलो का होता है। ये स्टैंडर्डाइजेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेंथ गेम में, फिर चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो या वेट लिफ्टिंग हो या स्ट्रॉन्गमैन हो, ये सारे गेम में वेट अगर उठाते हैं बारबेल का, तो बारबेल का वेट काउंट करना भी ज़रूरी है। इसलिए बार 20 किलो का होना ज़रूरी है, 7 फुट का होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग के साथ साथ फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है। ओके, अभी हम बात करते हैं एक्सेसरीज के बारे में। तो उसमें आपके शूज़ आएंगे, आपके ट्रैक्स आएंगे, आपके टी शर्ट आएंगे, जो आपको सबसे बेहतर स्क्वाट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो आपके पास 3 चॉइस है स्क्वाट करने के लिए। सबसे बेस्ट चॉइस है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग शूज, जो आप देख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है फ्लैट शू। आपको यही ब्रांड लेना है, ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी ब्रांड का कोई भी शू ले सकते हो, लेकिन फ्लैट होना बहुत ज़रूरी है, जो आप देख सकते हो। और थर्ड, अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ कोई भी शूज़ इस्तेमाल करने से बेहतर है अब बिना शू के आप एक्सरसाइज कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। आपकी ट्रैक या आपकी शॉर्ट्स इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी डिस्कम्फर्ट से आप नीचे बैठ सके और खड़े रह सके, आप नीचे बैठ सके और खड़े रह सके। मैंने देखा है जिम में लोग इतनी अकवर्ड तरीके से, इतनी खराब तरीके से शॉर्ट्स और ट्रैक पहनते हैं, जिनको बैठना बहुत मुश्किल होता है। उनको स्क्वाट आता है लेकिन बिकॉज ऑफ गलत तरीके से गैस पहनने से वो नीचे बैठ नहीं पाते या खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ट्रैक कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। उस तरह आपके टी शर्ट भी बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, जिससे आपके शोल्डर्स 360 डिग्री में आराम से मूव कर सके, काफ़ी फ्लेक्सिबल फील कर सके, और मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि आपके शोल्डर्स के ऊपर से बाहर नीचे स्लिप ना हो। अगर आप इस तरीके का टी शर्ट पहनते हो जो आपके शोल्डर के ऊपर से बाहर स्लिप हो सके, तो वो आपके लिए टी शर्ट बेहतर नहीं है। तो स्क्वाट मारने के लिए सबसे जो बेस्ट स्टांस होता है वो होता है आपके शोल्डर से स्लाइटली बाहर की तरफ। ये आपका स्क्वाट होना चाहिए, स्टांस होना चाहिए। मैं जब स्टांस की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं हिल की, ना कि टो की। तो आपके 2 हिल में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए आपके शोल्डर से स्लाइटली बाहर की तरफ। ये आपका स्टांस है। इससे थोड़ा बाहर भी हो सकता है, इससे थोड़ा नैरो भी हो सकता है। ये आपको पता चलेगा आपके एक्सपीरियंस से कि जब आप स्क्वाट मारते होगे हर एक वीक में, तो पता चलेगा कि ये जो एक्सपीरियंस है आपको काम कैसे आता है। तो पता चलेगा कि इससे थोड़ा बाहर भी हो सकता है, इससे थोड़ा नैरो भी हो सकता है। लेकिन डे 1 पे अगर मेरे क्लाइंट को, जो बिगिनर है, जिसने जिम में आके कभी स्क्वाट नहीं मारा है, उसको बताऊंगा कि सर आपके 2 पैरों में, आपके 2 हिल में जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए आपके शोल्डर से स्लाइटली बाहर की तरफ। तो उससे वाइड भी चल सकता है, उससे नैरो भी हो सकता है। अब इतना डिस्टेंस सबसे प्रेफरेबल, आइडियल क्यों है? क्योंकि आप जब नीचे बैठोगे आपका जो हिप है वो बराबर आपके 2 हिल के बीच में आना चाहिए, जो अभी आपको नजर आ रहा है। मैं बहुत कंफर्टेबल हूं बैठने के लिए भी और खड़े रहने के लिए भी, तो मेरा जो हिप है वो बराबर 2 पैरों के बीच में है। इस डिस्टेंस में मैं नीचे बैठ भी सकता हूं और खड़े भी हो सकता हूं। तो ये मेरा आइडियल स्टांस है। जब मैं खुद स्क्वाट मारता हूं तो ये मेरा स्टांस होता है। अब बात करते हैं टोज की। ये जो मेरे टोज है आप देख सकते हो वो बाहर की तरफ चले गए अपने आप, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। तो जैसे जैसे आपके 2 पैरों में डिस्टेंस बढ़ेगा अपने आप टो बाहर की तरफ जाता है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। तो हम जब डेडलिफ्ट करेंगे, सुमो डेडलिफ्ट करेंगे, अगले एपिसोड में हम देखेंगे, तो टो मैक्सिमम रोटेशन में दिखेंगे एक्सटर्नल।
इस तरह देखेंगे। बट अब हम स्क्वाट सीख रहे हैं तो इतना रोटेशन की हमें जरूरत नहीं है, तो हमारा डिस्टेंस जब कम होगा तो टो हल्का सा बाहर निकालना जरूरी है, इस तरह। तो आप देख सकते हो मेरे हिल में डिस्टेंस मेरे शोल्डर से थोड़ा सा बाहर है और टो जो है वो पॉइंटिंग आउट है। अब आगे, अभी आपको बैठना है और उठना है। एक चीज ध्यान में रखिए, आप जब आपके क्लाइंट को या अपने आप को जब सिखाते हो तो एकदम सिंपल वे से सिखाइए, सिंपलेस्ट वे से। तो जब मैं अपने क्लाइंट को सिखाता हूं जिसको स्क्वाट आता है, बचपन से किया है, घर में या ऑफिस में सब कुछ किया है, लेकिन जिम में आके वो डरता है, शर्म आता है या अनकंफर्टेबल फील करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि बाकी के लोग देख रहे हैं और उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, जो घर पे ऐसा नहीं होता है। इसलिए कंफर्टेबल बनाने के लिए उसको खाली एक ही चीज बतानी है, सर आपको नीचे बैठ के उठना है, बस और कुछ नहीं बोलना है, बैठना है और उठना है। अगर आपने उसको रिपीटेशन दिए 10 रिपीटेशंस, तो उनको बोलना है कि सर या मैम आपको 10 बार बैठना है और उठना है। इतना सिंपल क्यों देने के बाद, सिंपलिसिटी सिखाने के बाद उनके पास से मिनिमम मिस्टेक्स होगी, ये मेरी गारंटी है। जब मैं नीचे बैठता हूँ, खड़े होता हूँ, तो मेरा स्क्वाट करते वक्त नी और हिप दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं और दोनों एक साथ एक समय पे बेंड होते हैं और दोनों एक साथ एक समय पे अगेन लॉक्ड होते हैं। एक साथ एक समय पे बेंड होते हैं, एक साथ एक समय पे लॉक्ड होते हैं, एक साथ एक समय पे बेंड होते हैं, एक साथ एक समय पे लॉक्ड होते हैं। इतना सिंपल उनको ये क्यों देना है कि सर आपको बैठ के उठना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें मिथ क्या होती है, इसमें ट्रेनर्स बहुत बार एक बिगिनर मेंबर को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबसे पहले बात ये सिखाता है, मैम सर नी टो के आगे नहीं जाना चाहिए। ये सबसे गलत क्यों है, नी टो के आगे नहीं जाना चाहिए। जब आपने ये क्यों दिया, नी टो के आगे नहीं जाना चाहिए, तो आदमी डेफिनेटली, वो मेंबर डेफिनेटली पहले हिप बेंड करेगा। आप देख रहे हो, आपने मेरे पहले 3-4 रिप देखे, नी और हिप में मूवमेंट एक साथ समय पे कैसे होती है। आपने क्या गलत क्यों दिया, सर मैम नी टो के आगे नहीं जाना चाहिए। टो के आगे नहीं जाने के लिए वो सबसे पहले हिप बेंड करेगा और पीछे बैठना शुरू करेगा, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा बैलेंस पीछे की तरफ जा रहा है, मैं गिर सकता हूं। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि नी टो के आगे नहीं जाना चाहिए। 6 फीट का आदमी या जिसकी हाइट 6 फीट के ऊपर है, उसके पैर इतने लंबे होते हैं, उसको बोलोगे नी टो के आगे नहीं जाना चाहिए, वो नी टो के आगे जाएगा ही जाएगा। नी को आगे जाने के लिए ये जो मैंने पहने हुए शूज है वो आपको मदद करेंगे। इसके अंदर पैर डालने के बाद आपके पैर इस तरह होते हैं, टो नीचे और हिप ऊपर। इस वजह से आपका नी इजीली आगे जाता है। पहले के जमाने में जब ये शूज नहीं होते थे, तो बॉडी बिल्डर्स या पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टर नी को आगे ट्रैवल करने के लिए, हिल को ऊपर उठाने के लिए हिल के नीचे प्लेट्स रखते थे या प्लेट रखते थे, या फिर जो कार्डबोर्ड या जो भी है जो जिम में अवेलेबल है, जो हिल के नीचे रख सकते हैं, वो रख सकते थे। अभी अगर आपके जिम में वो अवेलेबल नहीं है, तो आपकी जिम में मैट्स हो सकती है, वो मैट रखते हैं क्योंकि आपके हिल एलिवेटेड हो, कि जितना हिल स्लाइटली एलिवेटेड होगा आपका नी उतना आगे जाएगा। तो जितने भी आप देखोगे स्ट्रेंथ एथलीट्स, पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर या स्ट्रॉन्गमैन एथलीट, उनके नी टो के आगे जाते हैं। तो ये आप उनको प्रेशराइज मत कीजिए कि नी टो के आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिए। तो स्क्वाट करते वक्त आपको नीचे बैठ के उठना है। तो जब स्क्वाट करते वक्त नीचे बैठ के आपको उठना है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नी कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है। इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। आपको खाली एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बैठ के उठना है, आपको बैठ के उठना है, आपको बैठ के उठना है। आप जब इतना ही ध्यान रखोगे, आपकी बॉडी अपने आप काम करेगी, आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो नी को आगे जाने दो और हिप को पीछे आने दो। अब बहुत सारे मेंबर्स और एक गलती करते हैं कि जब वो स्क्वाट करते हैं, सबसे पहले वो हिप में बेंड होते हैं। ये कॉमन गलती है, हिप में बेंड होते हैं। और जब हिप में बेंड होते हैं, उनका टॉर्सो है वो अपने आप झुकता है। तो इतना झुकने के बाद जब वो बैठना शुरू कर देते हैं, तो जब बैठते तो है लेकिन टॉर्सो और झुकना शुरू हो जाता है। तो एंड पोजीशन में उनकी बॉडी इस तरह होती है, जो इस तरह होनी चाहिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पहले मूवमेंट हिप में किया। ये मूवमेंट और भी बहुत सारी गलती करते हैं लोग, कॉमन है, जो पहले नी में मूवमेंट करते हैं। अब जब नी मूवमेंट करते हैं, बाद में लगता है कि अभी हिप मूवमेंट करना है, हिप मूवमेंट रहना करना बाकी रह गया, तो फिर हिप में मूवमेंट करते हैं।
तो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया कंपाउंड है जो मोर देन वन जॉइंट पे होती है, लेकिन जब वो परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म करते हैं वन जॉइंट यानी आइसोलेशन स्टाइल से। ये हुआ वन जॉइंट, बाद में दूसरा जॉइंट, वन जॉइंट फिर दूसरा जॉइंट। इस तरह मूवमेंट नहीं करनी है। एक्सरसाइज कंपाउंड है, फिर चाहे जो भी एक्सरसाइज हो कंपाउंड हो, जहाँ पे मोर देन वन जॉइंट काम करते हो वो हमेशा एक साथ काम करेंगे और सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका हिप और नी दोनों एक साथ बेंड होगा और दोनों एक साथ लॉक्ड होंगे, वो एक साथ बेंड होगा और वो एक साथ लॉक्ड होंगे। आई बात सुन में? फिर आपके नीज, ये आपके जो नी है, आपने देखा होगा मेरे नी देखा होगा कि जब वो मैं बैठता हूं वो अपने आप बाहर की तरफ जाते हैं। जब वो बाहर की तरफ जाते हैं तो वो टो के लाइन में होते हैं। किधर होते हैं? टो के लाइन में। तो ये ना नी अंदर आने चाहिए ना वो नी बाहर जाना चाहिए। बाहर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोगों के साथ जब वो खड़े रहते हैं तो नी इस तरह अंदर आते हैं। ये उनको अवॉइड करना है। तो जब लोग बोलते हैं कि स्क्वाट करने से इंजरी हुई, तो स्क्वाट करने से इंजरी नहीं होती है, स्क्वाट गलत तरीके से करने से इंजरी होती है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीद इन और ब्रीद आउट किस तरह करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज में ब्रीदिंग करते ही नहीं है या गलत टाइमिंग के साथ ब्रीदिंग विदाउट करते हैं। अभी जिस तरह मैं ब्रीथ करना आपको सिखा रहा हूं या आप मेरे वीडियोस में देखोगे किस तरह मैं ब्रीथ करता हूं, ये ब्रेथ में आपको ब्रेथ को रोकना है जब तक आपका एक रेप पूरा नहीं होता है। मैं आपको एक मार के दिखाता हूं, एक दो रेप आप ध्यान से देखिए। तो ये मैं स्क्वाट कर रहा हूं बॉडी वेट के साथ विदाउट वेट। ये मैंने हाथ सामने रखे, अब मैं एक रेप मारूंगा। ये जो मैंने ब्रीथ किया, ये ब्रेथ में मैंने किया क्या, ये ब्रेथ को मैंने होल्ड किया। कब तक होल्ड किया? जब तक मेरा एक रेप पूरा नहीं होता। आपने ध्यान से देखा होगा मैंने ये बॉडी वेट के साथ 3 रेप मारे। जब मैंने ये 3 रेप मारे, ये तीनों रेप एक दूसरे से अलग अलग रहे। मतलब क्या? जब तक मेरा एक रेप पूरा नहीं होता है मैं सेकंड रेप पे नहीं जाता हूं। जब तक मेरा सेकंड रेप पूरा नहीं होता है मैं थर्ड रेप पे नहीं जाता हूं। जब तक मेरा थर्ड रेप पूरा नहीं होता है मैं फोर्थ रेप पे जाता नहीं हूं। इसका मतलब क्या? आपको हर एक रेप को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितने आप लास्ट रेप्स को इंपॉर्टेंस देते हो। जिम में लोग क्या करते हैं? रश करते हैं, जल्दी करते हैं। वो जल्दी में रश की वजह से उनकी टेक्निक खराब हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी रश नहीं करना है, आपको ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। जब तक आपका एक रेप पूरा नहीं होता है आप दूसरे रेप की तरफ भागोगे नहीं। एक रेप पूरा करो फिर सेकेंड रेप के लिए तैयारी करो। तब स्क्वाट शुरू करने से पहले मैंने ब्रेथ को इन किया और ब्रेथ को इन करने के लिए मैंने अपने नोज का इस्तेमाल किया। ये ब्रीदिंग टेक्निक का फायदा क्या है? ब्रीदिंग का फायदा ये है कि एक्सरसाइज करते वक्त, हैवी लोड को उठाते वक्त आपकी बॉडी को टाइट होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने शूज़ पहने हैं वो शूज़ ने मेरे पैरों को बुरी तरह से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। जिस तरीके से मेरे पैर उठाने के लिए फ्लोर से मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, जो मेरे लिए स्क्वाट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह पूरे बॉडी में अगर सबसे बॉडी हैवी लोड लेने के बाद जो कोलैप्स होती है, जो गिरती है, वो गिरती है कोर से, यहाँ से गिरती है। ये जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। तो कोर से आपका बॉडी गिरे ना, इसलिए इसको टाइट रखना जरूरी है। तो आप कभी ना कभी एडवांस लेवल पे जाने वाले हो या कभी ना कभी इंटरमीडिएट लेवल पे जाने वाले हो, तो जो चीज आपको तब काम आने वाली है उसको शुरुआत से ही सीखना जरूरी है, ना कि तब जाके आपको सीखना है। तो इस तरह ब्रीदिंग टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है। ओके, अभी हमने जस्ट देखा कि किस तरह स्क्वाट मारा जाता है या परफॉर्म किया जाता है बॉडी वेट के साथ। ठीक है, अभी यही सारी चीजें हमें यूज करनी है, इस्तेमाल करनी है हम जब बारबल लेंगे। एक चीज ध्यान में रखिए, एक बार आपने स्क्वाट सीख लिया, फिर स्क्वाट सीखने के बाद आपको स्क्वाट जहां पे भी परफॉर्म करना है, जो भी इक्विपमेंट लेके, फिर चाहे बारबल हो, चाहे डंबल हो या स्मिथ मशीन हो, आपको स्क्वाट एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे आपने सीखा है या जैसे आपने अभी देखा है। जिम में क्या करते हैं कि जब स्क्वाट बार पे करते हैं तो कुछ अलग तरीके से करते हैं, और वही स्क्वाट जब करते हैं स्मिथ मशीन पे तो कुछ और तरीके से करते हैं। पहली बात तो ये है कि स्क्वाट हमेशा बार पे किया जाता है, ना कि स्मिथ मशीन पे, और ना कि डंबल लेके। अभी डंबल लेके और मशीन लेके स्मिथ मशीन पे स्क्वाट क्यों नहीं करना है, उसके लिए हम अलग से एपिसोड देखेंगे। पर अभी खाली याद रखिए कि आपको जो स्क्वाट करना है, और स्क्वाट में अगर स्ट्रेंथ और मसल मास दोनों आपको बढ़ाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको बारबल के साथ करना है। मशीन का इस्तेमाल करते हो स्मिथ मशीन का स्क्वाट के लिए, तो आपका मसल मास तो डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग गेम में रिप्रेजेंट करना है या मॉडलिंग रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, शायद जीत भी सकते हो। लेकिन एक चीज़ है, आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। और मैंने हमेशा ये सिखाया और सिखाता हूँ लोगों को
कि आपको पहले मसल हाइपरट्रॉफी यानी मसल फाइबर की साइज बढ़ना, उसे मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं, उसके पास मत देखिए, पहले स्ट्रेंथ को देखिए, क्योंकि जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मसल मास डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन जब मसल मास बढ़ता है तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे कर रहे हो। स्क्वाट अगर आप बारबेल पे करते हो तो आपको स्ट्रेंथ और मसल मास आपको दोनों मिलेगा, लेकिन स्क्वाट यही एक्सरसाइज आप स्मिथ मशीन पे करते हो तो आपको मसल मास मिल सकता है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती। बार को यूज करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका बार सेंटर में है या नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरा बार सेंटर में है। जिम में जनरली जब मेंबर्स होते हैं तो उनके पास से ये गलतियां होती है, वो सीधा जाके बार को उठाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि बार राइट की तरफ ज्यादा चला गया है, और जब पीछे आते हैं तो वो बार गिरना शुरू होता है क्योंकि लोड एक तरफ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपने ये चेक किया ही नहीं कि आपके बार सेंटर में है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके बार सेंटर में है कि नहीं है। ये चेक करने के लिए बार के ऊपर लाइंस दी है जिसको कहते हैं रेफरेंस लाइंस। ये रेफरेंस से पता चलता है कि आपका बार सेंटर में है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ रेफरेंस लाइंस और बार रैक में जितना डिस्टेंस राइट में है उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट में है। तो अब ये हुआ मेरा बार सेंटर में। अब आती है ग्रिप। अब जो मैं ग्रिप का इस्तेमाल करने वाला हूं, ये ग्रिप का नाम दिया गया है प्रोन ग्रिप। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं हमारे डेडलिफ्ट के सेशन में कि ग्रिप कितनी तरह की होती है और किस तरह ग्रिप आपको डेडलिफ्ट के लिए लेनी है। फिलहाल जो मैंने ग्रिप का इस्तेमाल किया है वो है प्रोन ग्रिप। अब ये जो ग्रिप मैंने ली है प्रोन ग्रिप, इसमें जो आपका थंब है, ये थंब अराउंड द बार है या फुल थंब ग्रिप है, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं ये ग्रिप को। तो मैंने ग्रिप को इस तरह पकड़ा है, मतलब क्या, थंब को अराउंड लिया है, फुल थंब ग्रिप ली है। कुछ लोग स्क्वाट मारने के लिए थंबफॉल ग्रिप का भी इस्तेमाल करते हैं, थंबफॉल ग्रिप या थंबलेस ग्रिप इस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इस ग्रिप का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव पावरलिफ्टर बनना है तो पावरलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन कुछ रूल्स होते हैं, तो उनमें से एक रूल है कि आपको ये ग्रिप अलाउ नहीं करते। तो अगर आगे जाके आपको कॉम्पिटिटिव पावरलिफ्टर बनना है तो उसके लिए थंब अराउंड होना बहुत जरूरी है। तो अभी से ही अगर आपने इस ग्रिप की आदत नहीं लगाई है तो अच्छी बात है, आप इस ग्रिप से शुरुआत कर दीजिए। आपका थंब हमेशा अराउंड रखिए या फुल थंब ग्रिप का इस्तेमाल कीजिए। मेरे हाथ में जो डिस्टेंस है वो मेरे शोल्डर से थोड़ा वाइड है, तो मैंने जो ग्रिप पकड़ी है प्रोन, वो प्रोन ग्रिप में जो आपके हाथों में डिस्टेंस होता है वो आपके शोल्डर से स्लाइटली वाइड होता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आपको इसे और दूर पकड़ना है या इसे और पास पकड़ना है। आपको आइडियल ग्रिप ये होनी चाहिए कि ये ग्रिप आपके बार को हिलने ना दे, ये ग्रिप आपके बॉडी को टाइट रख सके, जो आपको भी दिखाई देगा। तो ये ग्रिप मैंने पकड़ी है, यही ग्रिप से मैं अपना खुद का स्क्वाट मारता हूं। तो ये रहा फुल थंब ग्रिप। अब ग्रिप पकड़ने के बाद मुझे बार के पास चले जाना है, तो बार के पास चला गया। मैंने चेक कर लिया कि मेरा जो बार है वो मेरे शोल्डर से थोड़ा नीचे है या नहीं है। तो कैसे चेक किया मैंने? चेस्ट को टच करके। ये मैंने क्यों चेक किया? ये जानने के लिए कि मेरे को बार रैक करने के लिए और अंडर करने के लिए इजी है या नहीं है। मेरे पैरों में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने उतना ही रखा है जितना मुझे स्क्वाट में रखना है, या उससे थोड़ा नैरो हो सकता है। ये स्टांस जो है मैंने लिया है वो खाली बार को अनरैक करने के लिए लिया है। तो आगे जाके जब मुझे स्क्वाट मारना हो तो मैं स्टांस को बढ़ा दूंगा। फिर मैं आगे झुका और अब बार को मैंने प्लेस किया। मैंने जहां पे बार को प्लेस किया है वो मसल का नाम है ट्रेपेजियस। उस बार पे मसल पे मैंने बार को प्लेस किया है। अब बार इससे और नीचे रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। इसे ऊपर रख सकते हैं, हाँ इसे ऊपर रख सकते हैं, और लोग जिम में ऐसे करते भी है। और इस तरह उन्होंने वो स्क्वाट को बार रखने की जो जगह है उसको नाम दिया है। जैसे कुछ लोग रखते हैं बार अपने नेक पे, ऑलमोस्ट नेक पे रखते हैं, तो उसको नाम दिया है हाई बार स्क्वाट। और जो लोग मेरी तरह बार को रखते हैं उसको नाम दिया है लो बार स्क्वाट। अब ये नाम तो दिया है, अभी इसके आगे भी उन्होंने मिथ्स तैयार की है। जब उनको आप पूछोगे कि ये हाई बार स्क्वाट और लो बार स्क्वाट में फर्क क्या है और किसके लिए बनाया गया है, तो एडवाइस हमेशा ऐसे मिलती है, आपको क्या बनना है पहले डिसाइड कीजिए। आपको बनना है बॉडी बिल्डर या आपको बनना है स्ट्रेंथ एथलीट। अगर आपको बनना है बॉडी बिल्डर तो आपको हाई बार स्क्वाट की जरूरत है। अगर आपको बनना है पावर लिफ्टर या स्ट्रॉन्गमैन एथलीट तो आपको बार को नीचे रखना है। और ऊपर से फिर वीडियोस दिखाते हैं, ये देखो ये पावर लिफ्टर है, ये इसको ताकत दिखानी है, स्टेज पे जाके उसको उठाना है सबसे हेवीएस्ट वेट, इसलिए उसने बार को रखा है नीचे, जिसे कहते हैं लो बार स्क्वाट।
लेकिन जो दूसरा जो है उसको बॉडी बिल्डर बनना है, उसको ताकत नहीं दिखानी है, उसको मस्कुलर डेवलपमेंट दिखानी है, तो उसने बार नेक पे रखा है। ये सरासर गलत है। ऐसी बिल्कुल भी ये जो सिखाया गया है, ये जो बताया गया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपका जो बार है, ये बार आपके नेक पे नहीं होना चाहिए। नेक पे क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जब बार नेक पे रखते हो, आप ये खुद एक्सपीरियंस करोगे, जब वेट लगोगे हेवी, आप जब बार आपके नेक पे रखते हो तो बार आपको चुभेगा और बार आपको इतना हेवी लगेगा कि लगता है कि ये मैंने शायद वेट हेवी डाल दिया है। आई बात समझ में? लेकिन यही बार आप जब थोड़ा नीचे रखते हो, जहां पे मैंने रखा था आपके ट्रेपीजियस पे, वेट हेवी होने के बाद भी आपको थोड़ा सा हल्का लगता है, आप काफी कंफर्टेबल होते हो, आप आराम से नीचे बैठ के खड़े हो सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे एथलीट्स नहीं है या ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं है या ऐसे पावरलिफ्टर नहीं है जिन्होंने बार नेक पे रख के अच्छा स्क्वाट मारा है। उन्होंने अच्छा स्क्वाट मारा है, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन उसके लिए उनकी बॉडी अडॉप्ट हो चुकी है। मैं वापस वही बताना चाहता हूं कि अगर कोई 5-6 साल से कोई अगर इंसान स्क्वाट कर रहा है, हेवी स्क्वाट मार रहा है, उसको मेडल्स मिल रहे हैं, लेकिन बार उसने हाई रखा है, तो अब जाके मैं उसका बार का पोजीशन चेंज नहीं करूंगा क्योंकि उस चीज के लिए वो अडॉप्ट हो चुका है। ये मैं आपको जो भी कुछ सिखा रहा हूं, ये आपके बिगिनर्स के लिए है या ऐसे लोगों के लिए जो कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं और हेवी स्क्वाट मारना चाहते हैं और बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। उनके लिए बार को थोड़ा नीचे रखना जरूरी है आपके ट्रेपीजियस पे। यहां पे रखने से वेट हेवी होने के बाद भी आप लाइट फील करोगे, कंफर्टेबली आपका हिप पीछे जाएगा, नी आगे जाएगा और आप नीचे बैठोगे, नीचे बैठ के उठ भी जाओगे और आपका जो बार है वो एग्जैक्टली आपका जो फुट है वो फुट के मिड फुट में होगा। यहां से आपका बार सीधा ऊपर जाएगा इन द लाइन ऑफ ग्रेविटी और आपका बार सीधा नीचे आएगा। तो ये सबसे मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है बार को रखने की। ये बॉडी बिल्डिंग का स्क्वाट और पावर लिफ्टिंग का स्क्वाट ऐसा स्क्वाट नहीं होता है, स्क्वाट होता है। आपको वो तरीका इस्तेमाल करना है जिसमें आपका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट हो। तो मैंने ग्रिप ले ली, वापस एक बार बार के पास चला गया, बार चेस्ट को टच किया और अब बेंड होके मैंने बार को प्लेस किया। जहां पे मैंने बार को प्लेस किया वो जगह है ट्रेपीजियस, आप देख सकते हो। रखने के बाद आप देख सकते हो मैंने एल्बो को हल्का सा पीछे से उठा दिया। जैसे ही मैंने एल्बो को पीछे से उठा दिया, अब मेरे जो दो स्कैपुला है वो एक दूसरे के पास चले आएंगे। आप देख सकते हो ये स्कैपुला मेरे पास आए, ये स्कैपुला जैसे पास आए उस जिसे कहते हैं रिट्रैक्शन। अब क्या होगा, रिट्रैक्शन होने की वजह से और जिस तरह मेरा एल्बो पीछे है, अब बार बराबर प्लेस हुआ और ये जो मेरा पोस्टीरियर डेल्टॉइड है वो बराबर उसके ऊपर मसल बार बैठ गया। अब बार बैठने से वो इतना अच्छे से बैठा कि अभी नीचे गिरना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वापस एक बार देखते हैं, मैंने बार को प्लेस किया अपने ट्रेपीजियस पे, सामने देखा मिरर में, आई टू आई कांटेक्ट किया और मैंने ये बार को प्लेस किया, इस तरह उठाया, राइट। तो ये हुआ, मैंने बार को रखा अपने ट्रेपीजियस पे, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, आपको बार को लेके खड़े होना है। अब बार जब लोडेड हो तो उठाने के लिए ताकत तो चाहिए और ताकत चाहिए तो बॉडी तो टाइट होनी चाहिए। तो टाइट होने के लिए आपको ब्रीदिंग का इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको सिखाया है। वेट लेके खड़े हो गए। वेट लेके खड़े होने के बाद आपको खाली एक स्टेप पीछे आना है, 1 स्टेप, 1 and 2। मेरा स्टांस हो गया। मैंने इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, एनर्जी वेस्ट नहीं किया। अब जो मैंने एनर्जी वेस्ट नहीं की वो इसका इस्तेमाल करूंगा मैं अपने रिपीटेशंस को बढ़ाने के लिए या रिपीटेशन को मारने के लिए। लोग इसमें गलती क्या करते हैं, जब वो बार के पास चले जाते हैं, बार को उठा के सीधा पीछे आते हैं और फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं और फिर स्क्वाट मारना शुरू करते हैं। इसमें क्या हुआ, आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई। एनर्जी वेस्ट हो गई मतलब आपके वो सेट में आपका आधा रेप या एक रेप कम हो गया। तो ये गलतियां मत करो। सबसे पहले आपको बार को लेके खड़े होना है। खड़े होने के बाद आपको खाली एक स्टेप पीछे आना है, 1 और 2, आपका स्टांस हो गया। बस इतना ही करना है, आपका स्टांस हो गया। अब आपका स्क्वाट शुरू, जो मैंने आपको सिखाया है।
जैसे आपका स्क्वाट खत्म हो गया, अब आपके बार को रैक करना है। जैसे अब बार आए वैसे आगे जाना है, चलते जाना है रैक के पास। रैक को बार टच हुआ, आवाज सुनाई दिया, स्क्वाट डाउन, बार रैक हो गया। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। लोग इसमें और एक गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं जब बार को रैक करना है तो रैक करते वक्त चलते आते और देखते बार रैक के पास गया कि नहीं गया, इस तरह रखते। ये गलती है जो बिगनर से होती है। तो बिगनर जो मेंबर है, ये सारी चीजें आपको पहले से सिखानी है। उनको ये बताना है सर आपको चलते जाना है और जब बार टच होने का आपको आवाज सुनाई देगा, आपको खाली बैठना है और कुछ नहीं करना है। इसमें और एक लोग गलती करते हैं ऊपर आते वक्त। ये मैंने खुद लाइव देखा है जिम में। एक अच्छा खासा बॉडी बिल्डर एथलीट ग्लूट्स को और क्वाड्रिसेप्स को जानबूझ के स्विच करता है, तो ऊपर टॉप में आने के बाद उसकी बॉडी इस तरह दिखती है। तो उसको जो पेल्विक है वो फॉरवर्ड हुआ, आगे चला गया जानबूझ के। तो बैठता बराबर है, लेकिन जब खड़ा होता है ये सब थोड़ी गलत है। आपको कोई भी मसल जानबूझ के स्विच करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर जो वेट लेके आप जब खड़े हुए हो, वो खड़े हुए आपके मसल्स की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आपको उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह खड़े रहने से आपका लंबर का आज चला गया है, आपकी बॉडी लूज हो चुकी है। अब आपको इंजरी की चांसेस सबसे ज्यादा है। तो बॉडी हमेशा टाइट और फर्म चाहिए। जिस तरह अभी आप देख रहे हो, जिस तरह मैं खड़ा हूं, आपको खाली बैठना है, आपको खड़े होना है। आपको बैठना है, आपको खड़े होना है। आपकी दिमाग में खाली एक ही चीज चलनी चाहिए, बैठ के उठना है। बाकी सब कुछ बॉडी अपने आप काम करेगी। बॉडी बहुत खूबसूरत बनाई है भगवान ने, नेचर ने। आपको और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, खाली बैठो और खड़े हो जाओ। थैंक यू। होप आप सब लोग समझ गए होंगे मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया स्क्वाट के लिए, या टेक्निक सिखाई है या मिथ्स कवर की है, वो आप सब फॉलो करोगे आपके खुद के स्क्वाट के लिए और आपके क्लाइंट के स्क्वाट के लिए। प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अभिजीत काकड़। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए, जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा बेंच प्रेस के बारे में। और कीप फॉलोइंग bodyandstrength.com। स्ट्रॉन्ग बॉय।